ओके, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक है सोर्स और सिंक। ठीक, तो सोर्स हमारा वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है जिसमें से हम चाहे जितनी हीट एक्सट्रैक्ट करें, चाहे जितनी हीट हम उसमें से निकाल लें, उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जस्ट अपोजिट सिंक वो रिजर्वायर होता है थर्मल जिसमें हम चाहे जितनी हीट हम उसमें डाल दें, उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम सोर्स देखें तो सोर्स के हम एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं सन। तो सन से हम चाहे जितनी एनर्जी निकालें, मतलब हीट अगर हम ले रहे हैं सन से, फॉर एग्जाम्पल हमने सोलर पैनल लगाया और उसमें से हम एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज सन ने हमको 2 किलो जूल एनर्जी दी है तो कल वो नहीं देगा, कल वो 1 किलो देगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो जितनी भी एनर्जी सन दे रहा था कल वो उतनी ही आज भी देगा। इट मीन्स कि सन, अच्छा दूसरी चीज कि सन जो एनर्जी दे रहा है तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा। ठीक, तो सन एक क्या, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सोर्स का। ठीक, हम अगर छोटे स्केल पे देखेंगे तो हम एक फ्यूल कंबशन चैम्बर को भी सोर्स मान सकते हैं कि उसमें से हम हीट निकाल ले रहे हैं तो उसका टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम आगे देखेंगे समझने के लिए। सेम अगर हम सिंक की बात करते हैं तो सिंक वो थर्मल रिजर्वायर होता है जिसमें हम चाहे जितनी हीट इनपुट कर रहे हैं, यानी कि जितना हीट हम उसमें डाल दें उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसको मान सकते हैं अपना यूनिवर्स, चाहे उसमें हम जितनी हीट ऐड करें उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं तो सोर्स है ये। तो सोर्स क्या है? इट इज अ रिजर्वायर विच इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कितना भी हम उसमें हीट सप्लाई करें उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। सेम हमारा सिंक में होता है, सिंक में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बट क्या कि एक ऐसा रिजर्वायर जो कि कैपेबल है कितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विदाउट गोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। ठीक, यानी कि उसमें जितनी हीट हम डाल दें उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो दो बेसिक हमारे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स थे। ठीक, हमने अभी तक क्या क्या चीजें समझी? हीट एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमने इसको समझा। वर्क क्या है ये समझा, तो हमने ये पाया फाइनली कि वर्क जो होता है हमारा वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और टोटली हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, यानी कि हीट कौन सी एनर्जी थी, हमने डिस्कस किया था कि डिसऑर्गेनाइज्ड। तो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट करना टोटली यानी कंप्लीटली 100% हीट 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक, वो इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, कुछ लॉसेस भी होते हैं, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट लॉ में, जब आपने इक्वेशन पढ़ी थी डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि डेल क्यू जो है वो डेल डब्ल्यू के बराबर तो है, बट साथ में डेल डब्ल्यू के साथ में अटैचमेंट आ जाता है डी यू का, यानी इंटरनल एनर्जी में भी कुछ हीट हमारी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत साफ साफ बता दूं, ये पहले समझिएगा। सेकेंड लॉ के दो स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो बताता है वो सेकेंड लॉ की आधी बात बताता है, और बची हुई आधी बात हमारा बताता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। एक्चुअली ये बातें आधी नहीं है, ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरे हैं, बट सेकेंड लॉ हम तब कहेंगे जब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम एक साथ रखेंगे। और जब आप इसको आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट्स एक ही बात कह रहे थे, बस तरीका दोनों का अलग अलग था। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो कभी भी हमें एक स्टेटमेंट नहीं बताना कि केल्विन प्लैंक बता दिया हमने, नहीं। या दोनों स्टेटमेंट जब बताएंगे तब हमारा सेकंड लॉ कंप्लीट होता है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कह रहा है हमारा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑन अ साइकिल जो कि ऑपरेट करे, यानी ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल विच प्रोड्यूसेस वर्क व्हाइल एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। अभी हम यहां तक की बात को पहले समझते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि साइकिल में ऑपरेट करे। पहली बात कि वो साइकिल में ऑपरेट करे, ऐसा नहीं कि हमने ऐसी डिवाइस बनाई जो एक बार खाली काम करे, नहीं, वो करती रहे, कॉन्टिन्यूसली करती रहे साइकिल में। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि साइकिल में कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहे और वो प्रोड्यूस करे वर्क, लगातार वर्क प्रोड्यूस करती रहे वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर, यानी कि एक रिजर्वायर के साथ में हीट एक्सचेंज करके वो लगातार वर्क करती रहे। ठीक, इसको आप ऐसे समझिए,
फॉर एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बॉडी है, अगेन मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमने फूड लिया तो हीट एनर्जी हमारे गई, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई और हीट से हमने वर्क किया। बट क्या ऐसा होता है कि जितना हीट हमने प्रोड्यूस किया, जो भी हमारी हीट एनर्जी हुई, वो सारा का सारा वर्क में गया? नहीं, हमारा कुछ वेस्टेज भी निकला, स्वेट में निकला, रेडिएशन के थ्रू बॉडी से निकला और डिफरेंट काइंड से। सेम सेम कंसेप्ट हमारा हर जगह लागू होगा। अगर हम एक बाइक का इंजन देखते हैं, जिसको हम एक हीट इंजन बोले, तो उसमें हमने क्या करा कि उसमें हमने हीट डाली फ्यूल के थ्रू फॉर्म में, उसमें कंबशन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, यानी कि हीट एनर्जी से हमने वहां पे वर्क ले लिया। वर्क लेने के बाद वहां से भी जो बची हुई हीट थी, यानी कि वो हीट जो हम यूज नहीं कर पाए या हम नहीं करना चाहते, वो हीट हमारी क्या होगी, वो एक्सट्रैक्ट हो गई, बाहर चली गई साइलेंसर के थ्रू। यानी कि दो हीट रिजर्वायर हो गया वहां पर भी। एक वो हो गया जहां से हमने हीट लिया, वो हमारा सोर्स हो गया। एक वो हो गया जहां हमने हीट बाहर फेंक दिया, वो हमारा सिंक हो गया। यानी कि दो हीट रिजर्वायर तो चाहिए ही होंगे हमको। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा एक हीट रिजर्वायर हो और उससे हम लगातार वर्क निकालते जाएं और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक झटके में, एक बार में हो सकता है, बट आप चाहें कि वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे इन अ साइक्लिक मैनर, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक, तो ऐसा करना एक इम्पॉसिबल है। अगर इसको हम समझते हैं, अब इसको हम समझने के लिए देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है, आप देख सकते हैं। इस फिगर में देखेंगे तो ये हमारी डिवाइस है, ये हमारा सिस्टम है बेसिकली। ठीक, तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये हमारा एक ऊपर सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, ये हमारा एक सोर्स है, और जो नीचे है वो हमारा यहाँ पे डिवाइस है, और यहाँ से हमारा वर्क हो रहा है। तो सेकेंड लॉ का जो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस। ऐसी डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है जो कि लगातार, यानी कि कॉन्टिन्यूसली वर्क करती जाए वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। यहाँ पे सिंक नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था एक सिंक, बट यहाँ पे सिंक जो है वो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सिंक होना चाहिए। तो ये एक हीट रिजर्वायर के साथ में, यानी कि ऊपर से हीट आ रही है और वर्क हो रहा है, हीट आ रही है, वर्क हो रहा है, बस इतना हो रहा है। तो ऐसी डिवाइस बना पाना इम्पॉसिबल है। ठीक, अगर ऐसी डिवाइस जो ये इम्पॉसिबल है, इसको नाम दिया जाता है PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, PMM2। अब PMM2 क्या है, हम इसको समझते हैं। तो PMM होता है, परपेचुअल मतलब होता है कॉन्टिन्यूएशन में, जो चीज कॉन्टिन्यूसली चलती है उसको हम बोलते हैं परपेचुअल। तो परपेचुअल मोशन मशीन, एक ऐसी मशीन जो कि कॉन्टिन्यूसली चलती रहे और सेम यही काम करे कि वर्क प्रोड्यूस करे और हीट ले सिर्फ एक रिजर्वायर से। तो ऐसी मशीन बनना इम्पॉसिबल है, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने कहा है। ठीक, अगर कोई ऐसी मशीन बन जाती है तो वो सेकेंड लॉ के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करेगी, नकार देगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम इसी को देखें तो ऐसी डिवाइस जो बनेगी, अगर उसको कहा जाएगा PMM2। ठीक है, और क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है इसलिए PMM2 भी हमारा इम्पॉसिबल है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, अगर हम वो देखते हैं एफिशिएंसी के टर्म्स में, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास डिवाइस है, ये PMM2 ने नाम दे दिया, या इसको हमारी कोई भी एक डिवाइस है, और ये हमारा सोर्स है। ये जो पार्ट है जहां T1 टेम्परेचर है वो सोर्स है। ठीक, यहां से हमने क्या किया कि इस डिवाइस से हमने यहां से हीट निकाली Q, और इस डिवाइस जो है PMM2, उससे हमने वर्क किया W। ठीक, तो अगर हम एनर्जी को बैलेंस करके देखें तो Q आ रहा है और वर्क हमारा यहां से निकल रहा है, यानी Q इज इक्वल टू W। बेसिक चीज है बिल्कुल। ठीक, यानी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। अगर हम ये हमारा सिस्टम है, जो ये बीच में है हमारा, ये हमारा सिस्टम है। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में देखें कितनी एनर्जी इन हो रही है, वो हमने एक तरफ रखी Q, कितनी एनर्जी आउट हो रही है वो हमने दूसरी तरफ रखी W। तो Q इज इक्वल टू W, सिंपल यहां से आ गया। तो एफिशिएंसी का जो टर्म होता है, अगर हम वो देखें तो वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है हमारा W, इनपुट है हमारा Q। ठीक, इस डिवाइस की एफिशिएंसी देखेंगे हम। अब ये डिवाइस हमारी PMM2 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे PMM2 W अपॉन Q, क्योंकि हमारा इस इक्वेशन एनर्जी बैलेंस से आया है कि W इज इक्वल टू Q होगा, तो Q अपॉन Q इज इक्वल टू 1 हो गया, और एफिशिएंसी आ गई 1, या हम कह सकते हैं 100%। इन केस एफिशिएंसी 100% आ रही है, इसका मतलब अगेन हो जाता है कि ये एक इम्पॉसिबल है कि किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी 100% आ जाए। ठीक है, इसलिए जो PMM2 है वो हमारा यहाँ पे इम्पॉसिबल है। आई थिंक ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि PMM2 भी यहीं से हमारा निकल के आ जाता है जब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब बात यहाँ पे अगली आ जाती है कि अगर ये इम्पॉसिबल था, ओके, तो पॉसिबल क्या है? इसका मतलब पॉसिबल वो है जिसमें हमारा हीट के इंटरेक्शन के लिए दो रिजर्वायर हों, सोर्स
वर्क हो रहा है, सोर्स से हीट आई और वर्क हो गया, बट बची हुई हीट कहीं सिंक में जाए, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, तो जो ये पॉसिबल है इसको नाम दिया गया हीट इंजन। बेसिकली ये हीट इंजन है। अगर अब इसको देखते हैं तो जो हीट इंजन है वो क्या है, देखिए, अब हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट्स रिमेनिंग टू द सराउंडिंग। दिस डिवाइस ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल। यानी कि हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट जो आ रही है ऊपर से, यानी जो सोर्स से हीट आ रही है, उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है और बचे हुए पार्ट्स को वो सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देता है, या जो हमारा सिंक है उसमें वो फेंक देता है हीट को। तो ये डिवाइस पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है। केल्विन प्लैंक ने ये कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल प्रोड्यूसेस वर्क कॉन्टिन्यूअसली while exchanging heat with a single reservoir। यहाँ सिंगल रिजर्वायर नहीं है, यहाँ दो रिजर्वायर हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं, यानी कि यहाँ दो रिजर्वायर हैं तो यहाँ पे ये डिवाइस जो है ये पॉसिबल हो जाएगी हमारी। तो अब अगर हम अब इसमें देखें तो ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा बीच में सिस्टम है, इसको हमने नाम लिख रखा है यहाँ पे हीट इंजन। ठीक, एक ऊपर सोर्स है जो कि T1 टेम्परेचर पे है और नीचे हमारा यहाँ पे एक सोर्स है जो कि सॉरी सिंक है जो कि हमारा T2 टेम्परेचर पे है। ठीक, तो अगर हम देखें तो सोर्स से हमारी जो हीट आती है वो आती है Q1। तो Q1 हीट जो है वो हमारी सोर्स से आएगी, उसको हम Q1 भी लिख सकते हैं और QS भी लिखते हैं, हीट सप्लाई। क्योंकि हम आगे जब बात करेंगे तो हम QS के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि जब अगर बहुत सारे सोर्स हो जाएंगे, कई सोर्स हैं यहाँ 3-4 सोर्स हैं और बीच में एक डिवाइस है, हर सोर्स से हीट जा रही है, तो Q1 Q2 में कंफ्यूजन होता है, तो हम लिखते हैं QS, हीट सप्लाई। ठीक, तो QS हमारी हीट सप्लाई हुई, यहाँ से वर्क हो गया, अभी हम खाली यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग हीट थी वो हमारी कितनी निकली, Q2 या QR। ठीक, अब अगर हम एनर्जी बैलेंस करके देखें यहाँ पे, तो देखिए अगर हम एनर्जी बैलेंस करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या था, सिस्टम हमारा ये है। तो इसमें कुछ अगर हम देखें, लिखे हैं एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, तो एनर्जी इन कितना है Q1 और एनर्जी आउट कितना है W और Q2। ठीक, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो एक तरफ हमारी आ जाएगी एनर्जी इन और एक तरफ हमारा आ जाएगा एनर्जी आउट। तो एनर्जी इन में हमारा क्या आ रहा था, हमारा एनर्जी इन में आ रहा था Q1 और जिस तरफ हमारा एनर्जी आउट हो रहा था उस तरफ हमारे पास दो कंपोनेंट थे, एक था हमारे पास W और दूसरा हमारा कंपोनेंट था क्या, Q2। ठीक है, दो कंपोनेंट थे। तो यहां से हम देखें तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2। सिंपली यहां से हमारे पास आ गया कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इसको हम वहीं पे पुट करते हैं, वापस चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि W लिखा है हमारा क्या, Q1 माइनस Q2, वहीं से हमने इसको सिंपली एनर्जी बैलेंस से ही निकला है। एनर्जी बैलेंस हमें बहुत बार करना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो सिस्टम है उसमें एनर्जी इन और एनर्जी आउट हम इसको इक्वेट करा करके लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये वर्क आ गया। अब अगर अगेन हम चलते हैं एफिशिएंसी के ऊपर, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है W, इनपुट क्या है हमारा Q1। तो W की जगह हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, हमने यहाँ पे अभी देखा था, तो हम इसको बस सिंपली यहाँ पे उठा करके बस इस यहाँ पे प्लेस करना है। Q1 हमारा एज इट इज रहेगा, हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यानी कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 माइनस Q2 हमारा था QR हीट रिजेक्शन और Q1 था हमारा हीट सप्लाई। तो आ गई 1 माइनस QR अपॉन QS। इट मीन्स कि 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। ये हमारी एक एफिशिएंसी की इक्वेशन आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिए कि इसमें अभी तक हमने कोई बात नहीं करी थी कि रिवर्सिबल साइकिल होगी या इरिवर्सिबल साइकिल होगी। हमने सिंपल कहा एक हीट इंजन जो कि सेकंड लॉ को वैलिड करते हुए यहाँ पे है, सेकंड लॉ को वैलिड करते हुए एक हीट इंजन है, वो है हमारा ये। यहाँ पर कहीं भी ये बात नहीं आई है कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, यानी कि ये दोनों के लिए वैलिड है। ओके, तो ये चीज हमारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट, राइट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, अब हम इसको समझते हैं। ओके, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का क्लॉसियस स्टेटमेंट, पहला पढ़ा था केल्विन, अब ये क्लॉसियस है। तो अगर हम क्लॉसियस स्टेटमेंट को देखें तो ये कह रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर
to higher temperature without any external input। यानी कि इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी और इनपुट।